नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, त्रिशक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पचित भोजन का अवशोषण। जो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में, आमाशय में, है ना, मुख कुहिका में, उसके बाद में उस भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, ताकि व्यक्ति को क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके, आगे उसका स्वांगीकरण हो सके। तो पचित भोजन का अवशोषण, भोजन के पाचन के पश्चात भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। यदि परिभाषा की हम बात करें तो पचित भोजन का आंत्र की उपकला कोशिकाओं से लसिका में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। पचित भोजन का आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से लसिका में उस भोजन का स्थानांतरण, है ना, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ये जो अवशोषण होता है, ये अवशोषण किसमें, लसिका में, इसका भोजन का। तो ये जो अवशोषण होता है, यह अवशोषण सामान्यतः विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा, सामान्यतः विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक, श्लेष्मिका उपकला श्लेष्मिका उपकला कोशिकाओं में ही एक कोशिका पाई जाती है, ब्रूस बॉर्डर। ब्रूस बॉर्डर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, श्लेष्मिका उपकला कोशिकाओं में ही एक और प्रकार की कोशिका होती है जिसे ब्रूस बॉर्डर कोशिकाएं कहते हैं। अभी जो देखो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, श्लेष्मिका उपकला कोशिकाओं द्वारा ब्रूस बॉर्डर कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये जो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण होता है, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण श्लेष्मिका उपकला में पाई जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिलकर करते हैं। कौन, सूक्ष्मांकुर मिलकर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो वसा है, वसा का पाचन मुख्यतः विसरण विधि द्वारा ही होता है। वसा का पाचन भी विसरण विधि द्वारा, सॉरी, अवशोषण होता है। अब इसमें किस प्रकार विसरण विधि द्वारा वसा का अवशोषण होता है कि वसा के साथ क्या होते हैं, पित्त लवण आकर मिल जाते हैं। इसके साथ में, वसा के साथ में पित्त लवण आकर मिल जाएंगे और एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, मिसेल कहते हैं। मिसेल
कहते हैं। तो मिसेल के अंदर हम देख रहे हैं, मिसेल के अंदर क्या है? मिसेल के अंदर एक तो क्या है, आपके वसा है और साथ में क्या है, पित्त है। तो पित्त और वसा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिसेल। तो हम कह सकते हैं मिसेल एक गोलाकार संरचना होती है जिसके मध्य में वसा व चारों ओर क्या होता है? पित्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये गोलाकार है, गोलाकार संरचना जैसे मिसेल कह रहे हैं, बीच में तो क्या है? बीच में तो वसा है और इसके चारों ओर क्या है? पित्त है। तो ऐसी संरचना जिसके अंदर, जिसमें बीच में तो क्या हो? वसा हो, बीच में वसा हो और इसकी चारों तरफ क्या हो? पित्त हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिसेल कहा जाता है। मिसेल कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो मिसेल है, मिसेल अब कोशिका के संपर्क में आती है। ये जो गोली है, मिसेल नामक गोली है ना, जिसके अंदर बीच में तो क्या है? वसा, चारों तरफ पित्त है। अब ये कोशिका के संपर्क में आती है तथा संपर्क में आने पर वसा तो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। लेकिन पित्त नहीं घुलता। यानी वसा तो घुल जाएगी, वसा तो घुल जाएगी, लेकिन पित्त का घुलनशील और नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अब यहां से जो वसा थी, वसा ये क्या हो जाएगी? ये घुल जाएगी और घुलकर कहां चली जाएगी? कोशिका में चली जाएगी। तो फिर बचा क्या? पित्त बचा। क्यों? पित्त कोशिका के अंदर नहीं जाएगा। इस प्रकार घुलनशील कोशिका, इस प्रकार घुलनशील वसा कोशिका में मिश्रित हो जाती है। कोशिका में क्या हो जाती है? मिश्रित हो जाती है। और पित्त अब क्या करेगा? पित्त दूसरी जो वसा है उससे मिलने की कोशिश करेगा। अब ये वसा तो क्या हो गई? कोशिका के अंदर घुस चुकी है और पित्त है वो बच गया। तो अब ये पित्त क्या करेगा? ये किसी दूसरी वसा के साथ में मिलकर क्या बनाएगा? मिसेल बनाएगा। फिर ये जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है। फिर इस मिसेल में से वापस वसा तो क्या हो जाएगी? घुलनशील हो जाएगी और क्या बच जाएगा? पित्त बच जाएगा, है ना। इस प्रकार ये प्रोसेस है वो आगे से आगे चलता रहता है। अब आगे देखिए, अब क्या हो गया कि जो वसा है वो क्या हो गई? कोशिका में विस्तृत हो गई, घुल गई, विस्तृत, तथा जो लवण है, पित्त है वो क्या हो जाएगा? वो आपके एक प्रकार से काइम में ही रहेगा। जो काइम बना था, है ना, वो नहीं घुलेगा। अब जब कोशिका के अंदर, कोशिका में विस्तृत वसा के चारों ओर अब जो वसा है जो कोशिका के अंदर गई है ना, विस्तृत हुई है। अब उसका क्या होगा आगे कि जो कोशिका में विस्तृत वसा के चारों ओर क्या होता है? प्रोटीन की एक परत बन जाती है। प्रोटीन की एक परत बन जाती है। इस संरचना को
काइलोमाइक्रोन कहते हैं, ध्यान रखना, काइलोमाइक्रोन क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। कोशिका में विस्तृत वसा के चारों ओर, जो कोशिका वसा के अंदर, जो वसा है कोशिका के अंदर जाकर घुली हुई है, विस्तृत हो गई है इस मिसेल से अलग होकर, तो उस वसा के चारों ओर क्या होती है, प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, और उस संरचना को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। देखो मिसेल में तो क्या होता है, दोनों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वसा के चारों ओर, वसा के चारों ओर किसका, पित्त का यदि आवरण हो, पित्त का आवरण हो, बीच में वसा हो, चारों तरफ पित्त का आवरण हो, तो उस संरचना को तो हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। यदि बीच में यहां पर मान लो आपके वसा हो और वसा के चारों तरफ क्या हो, प्रोटीन की लेयर हो, ये वसा हो, तो इस संरचना को हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। तो ये थोड़ा मिसेल में फर्क है। मिसेल में तो वसा के चारों ओर क्या है, मिसेल में वसा के चारों ओर क्या है, पित्त का आवरण है, पित्त की लेयर है, और काइलोमाइक्रोन में वसा के चारों ओर किसका, प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, तो अब इसे क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। यह काइलोमाइक्रोन, यह काइलोमाइक्रोन कहां पहुंच जाती है, लसिका में पहुंचती है, तथा लसिका से अब इसका अवशोषण रुधिर में हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जल का अवशोषण सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। तो इस प्रकार पचित भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब पचित भोजन का अवशोषण होने के बाद में क्या होता है, उसका स्वांगीकरण होता है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। अगला है आपके स्वांगीकरण। जब वो स्वांगीकरण क्या होता है कि रुधिर द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ कहां पहुंचते हैं, कोशिकाओं में पहुंचते हैं, कोशिकाओं में पहुंचते हैं। ठीक है, अब कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में इन खाद्य पदार्थों का ऊर्जा की प्राप्ति हेतु क्या होता है, अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। भाई रुधिर द्वारा भोजन को, खाद्य पदार्थों को अवशोषित किया गया, या कह सकते हो जो भोजन का जो अवशोषण होगा, अवशोषण होकर वो भोजन कहां जाएगा, रुधिर के साथ में जाकर मिलेगा, और रुधिर उस भोजन को कहां ले जाएगा, कोशिकाओं तक ले जाएगा, और कोशिकाओं में ले जाने के बाद में वहां पर इनका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, टूट जाता है ये भोजन कोशिकाओं में,
और अपघटन के फलस्वरूप क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। किस रूप में निकलती है ऊर्जा? एटीपी के रूप में निकलती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही स्वांगीकरण कहा जाता है। अब यदि खाद्य पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो, है ना, खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा, खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन और क्या वसा, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित होती है। ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित होती है। खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन और वसा की मात्रा। जो लोग ज्यादा खान पान ज्यादा शौकीन होते हैं, ज्यादा खाते पीते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं। मोटे इसीलिए होते हैं क्योंकि जितना भोजन, जितने खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है उससे वो ज्यादा खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ है उनका क्या होता है, उनसे ऊर्जा मिल नहीं पाती। तो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन में और वसा के रूप में क्या होते हैं, लगातार शरीर में जमा होते जाते हैं, जिसके कारण फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये है आपके स्वांगीकरण के रुधिर द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ कोशिकाओं में पहुंचते हैं। कोशिकाओं में इन खाद्य पदार्थों का ऊर्जा की प्राप्ति हेतु क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन के फलस्वरूप क्या मिलती है हमें, ऊर्जा मिलती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनका जो संचय होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। अब आता है आपके बहिक्षेपण। बहिक्षेपण है ना, पाचन देख लिया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, ये ऊर्जा बन गई। अब क्या होगा, बहिक्षेपण, बाहर त्यागना। क्या है, बाहर त्यागना। तो देखो आहार नाल में अपचित या अनअवशोषित भोजन कहां पहुंचता है, बृहदांत्र में पहुंचता है, जो कि बड़ी आंत का एक हिस्सा है। बृहदांत्र में पहुंचता है। बृहदांत्र में उपस्थित अब जीवाणु क्या करेंगे, भोजन के सेल्यूलोज, जो भोजन में सेल्यूलोज उपस्थित है, सेल्यूलोज का क्या करेंगे, विघटन करेंगे। कौन, बृहदांत्र में उपस्थित जीवाणु। कब है कि जब भोजन कहां पहुंचता है, बृहदांत्र में पहुंचता है। फिर हमने बात की थी कि भाई ये बड़ी आंत है, उसका काम पाचन करना नहीं है, अवशोषण करना है। तो बृहदांत्र के अंदर पहुंच रहा है भोजन, और यहां पर ही अधिकांश मात्रा में भोजन का क्या होगा, भोजन में जो आवश्यक तत्व हैं उनका क्या हो जाएगा, अवशोषण होता है। बृहदांत्र में ही भोजन अपचित, क्योंकि यहां पर तो अपचित भोजन ही पहुंच रहा है, तो हम अपचित लिखेंगे। बृहदांत्र में अपचित भोजन में उपस्थित क्या होता है, जल, खनिज, लवणों आदि का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। ठीक है, बृहदांत्र में भोजन पहुंचा है, यहां पर उपस्थित जीवाणु सेल्यूलोज का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। भोजन में क्या होता है, सेल्यूलोज। यदि हमने हरी सब्जियां ज्यादा खाई है तो अब बृहदांत्र में क्या होगा, अपचित भोजन में उपस्थित जो जल है, खनिज लवण है, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। उन्हें अवशोषण होता है ताकि ये वापस शरीर में
काम में लिए जा सके, यूटिलाइज किए जा सके। तो यह इतना ही काम है, क्योंकि बृहदांत्र किसका है, बड़ी आंत का हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा है। तो बड़ी आंत का हिस्सा होता है और हमें पता है बड़ी आंत का काम क्या है, अवशोषण करना, किसका, जल, खनिजों का और लवणों का अवशोषण करना। तो बृहदांत्र में जब अपचित भोजन पहुंचता है तो उसमें से इन जल का, खनिज का, लवणों का आदि का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब जितनी भी भोजन में से जो चीज चाहिए थी वो हो चुकी, ऊर्जा हमें पहले मिल गई। अब यहां से ये लवण वगैरह जल ये भी हमने ग्रहण कर लिए। अब क्या बचा, अब यह अपचित भोजन, अब ये अपचित भोजन, अब देखो ये जो अपचित भोजन है उसमें से हमने जल वगैरह, खनिज, लवण, ये इनका अवशोषण हो चुका है। अब बिल्कुल ये वेस्ट मटेरियल है, अब इसमें कुछ भी नहीं है काम का। अब ये अपचित भोजन कहां, मलाशय में इकट्ठा होता है। मलाशय के अंदर क्या होता है, ये इकट्ठा होता रहता है। मलाशय में यह अपचित भोजन क्या मल के रूप में उपस्थित होता है, मल के रूप में उपस्थित होता है। ठीक, अब क्या है, मलाशय में संकुचन के कारण, मलाशय की जो भित्ति है उसमें संकुचन के कारण इस पर दाब पड़ता है, इस पर, मलाशय पर दाब पड़ता है और फिर मलाशय क्या करेगा, मलाशय इस मल को गुदा द्वारा बाहर त्याग देता है। ठीक है, बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है, बाहर त्याग देना। ठीक है, तो फिर से देखो, आहार नाल में क्या होता है, अपचित और अनअवशोषित जो भोजन है वो कहां पर पहुंचता है, बृहदांत्र में पहुंचता है। बृहदांत्र में ही क्या होता है, वहां पर उपस्थित जीवाणु द्वारा सेल्यूलोज का अपघटन किया जाता है। इसके अलावा बृहदांत्र में अपचित भोजन में से जल है, खनिज, लवण, इनका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब जो भोजन बचता है वो मल के रूप में कहां पहुंच जाता है, मलाशय में पहुंचता है। फिर मलाशय के ऊपर क्या होता है, मलाशय की जो भित्ति है या मलाशय में संकुचन होता है, संकुचन होने के कारण मलाशय की भित्तियों में क्या लगता है, दाब पड़ता है। दाब पड़ने के कारण जो मलाशय और गुदा के बीच में एक अवरोधनी और होती है, स्पेंचर होती है अवरोधनी, वो अवरोधनी क्या हो जाती है, खुल जाती है, जिसके कारण फिर जो मल है वो गुदा से होते हुए शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपके बहिक्षेपण।